जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आओ बेटा रिवाइज करें। लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, सिर्फ हमने अनपेड सेलर का स्टार्ट कर लिया था। अनपेड सेलर में बेटा 49 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ राइट ऑफ लीन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल कवर करना है। उसके बाद लास्ट बात हमारे पास ऑक्शन सेल का और टैक्सेशन का कंसेप्ट है। विद दैट आपका सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास की बात करें बेटा, दो टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट किए थे, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एक रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में 18 से लेके 25 तक हमने टोटल 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर ये डिसाइड किया था कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। 19, 20, 21, 22 चार सेक्शंस में हमने स्पेसिफिक गुड्स की बात की थी, जहां बेसिक रूल ये था कि इंटेंशन जब पार्टीज की होगी तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। फिर हमने एक डिलीवरेबल स्टेट वाला, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट वाला एंड डिलीवरेबल स्टेट जहां वेइंग मेजरिंग करनी है उसकी बात कवर की थी। अनअसर्टेन में हमने 18 के हिसाब से असर्टेन कराना है, 23 के हिसाब से अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कराना है, और 25 ने कहा था रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसको बेसिकली कंडीशनल एप्रोप्रिएशन बोला जाता है कि कई बार सेलर गुड्स की पोसेशन तो छोड़ देता है, शायद बाहर तक पहुंचा भी देता है, लेकिन कुछ अधिकार फिर भी गुड्स के ऊपर बनाए रखता है, पूरी तरह से अपने अधिकार छोड़ता नहीं है। ऐसे केस में बोलते हैं कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अभी तक अपने पास रखा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। ऐसे केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। फिर हमने एक 24 कवर किया था, जहां पे हमने सेल और अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेचा था। वहां हमने देखा था कि प्रॉपर्टी कब कब ट्रांसफर होती है। और फिर ये सब करने से पहले हमने 26 कवर किया था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है, ये जानना जरूरी क्यों है, व्हाई डू यू नीड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। और वहां हमने बात कवर की थी बेटा रिस्क की, कि जनरली ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होती है उसी व्यक्ति के पास उस गुड्स के ऊपर होने वाले जो नुकसान है, उनके जो रिस्क हैं, जो डैमेजेस हैं, वो बियर करने की लायबिलिटी आती है। लेकिन हाँ, हमने 3 एक्सेप्शन कवर की थी। यहाँ पर पार्टीज अदरवाइज डिसाइड कर सकती हैं, आपकी बेली वाली जिम्मेवारी चलती रहेंगी, और अगर डिले की वजह से नुकसान हो रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट प्रॉपर्टी किसकी है, लॉस वो भुगतेगा जिसकी वजह से डिले हुआ है। देन हमने बात शुरू की थी बट इसके नेक्स्ट पार्ट की, लास्ट पार्ट की, कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो एक बेसिक रूल आपको याद रखना है कि पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज। ये 27 का बेसिक रूल था। इस 27 के रूल की हमने कई सारी एक्सेप्शंस कवर की थी। एक हमने देखा था सर, मर्केंटाइल एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर बेच रहा है, एस्टॉपल लग रहा है, जॉइंट ओनर है, एक पर्सन पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेलर है जो बेचने के बाद भी पोसेशन में है, एक बायर है जिसके पास प्रॉपर्टी आने से पहले पोसेशन आ गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफिशियल रिसीवर है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, पोनी है, या अनपेड सेलर है। ये सारी एक्सेप्शंस थी जहां पे हमने देखा था कि एक पर्सन अपने से बेहतर टाइटल आगे ट्रांसफर कर रहा था। फिर हम आए थे बेटा के फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जहां हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 का टॉपिक था। 31 ने कहा जी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स सप्लाई करे या डिलीवर करे, बायर उसे एग्जामिन कर एक्सेप्ट करे और उनकी पेमेंट करे। जनरली जो ये टाइम है, मोड है, मैनर है, प्लेस है डिलीवरी का, प्राइस का, ये सब पार्टीज खुद तय कर सकती हैं। बट अगर पार्टीज खुद कुछ तय नहीं करती तो 32 से देकर 44 तक के रूल हमारे सामने आए थे। एक एक करके बेटा हमने सारे रूल कवर किए थे। जहां पे अगर हम बेसिक बातें करें तो इस तरह की बातें आई थी कि पहली बात तो डिलीवरी होती क्या है, डिलीवरी कितने तरह की होती है, डिलीवरी कितने तरह की होती है के लिए हमने सेक्शन 33 कवर किया था। फिर 32 से पहले बोल रहा था कि डिलीवरी पहले करनी होती है, ये पैसा पहले देना होता है। हमने कहा नहीं, दोनों कॉन्करेंट होती हैं। तीसरा हमने बात किया था कि पार्ट डिलीवरी, जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स डिलीवरी के ऊपर ट्रांसफर होनी है, तो कई बार पार्ट डिलीवरी जो विद इंटेंशन टू डिलीवर होल होती है वो सारे गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने बेटा बात की थी कि बायर को डिलीवरी के लिए डिमांड करना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा 36 वाला, जिसमें 5 बातें थी। प्लेस क्या रहेगा, कितने समय में डिलीवरी करनी है, कब डिलीवरी करनी है, किसी और व्यक्ति के पास हो तो उसका असेंट दे देना, उसका कंसेंट दे देना, भर डिलीवरी हो जाता है। डिलीवरी के खर्चे जनरली जो है वो आपका सेलर बियर करता है। देन देख नेक्स्ट बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था रॉन्गफुल डिलीवरी का, रॉन्ग क्वांटिटी का। एक लेसर क्वांटिटी की बात की थी, एक लार्जर क्वांटिटी की बात की थी, एक मिक्सिंग की बात की थी। देन इसी से मिलता जुलता बात आई थी बेटा आपके ऊपर जबरदस्ती इंस्टॉलमेंट थोपी नहीं जा सकती। देन नेक्स्ट, कैरियर को गुड्स दे देना वाइड विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल जनरली डिलीवरी मानी जाती है। डिलीवरी के दौरान जितने इंसिडेंटल खर्चे हैं अक्सर बायर को भुगतने पड़ते हैं। जब ये गुड्स बायर तक पहुंच जाते हैं तो बायर के पास एग्जामिन करने का राइट है। एग्जामिन करने के बाद 42 में वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है, तो उसे गुड्स वापस करने की जरूरत नहीं है, बस इंटीमेट करने की जरूरत है। और ना वो एक्सेप्ट करता है ना वो रिजेक्ट करता है, गुड्स लेने से ही मना कर देता है, तो रॉन्गफुल डिलीवरी रिफ्यूजल के केस में जो नुकसान होगा वो उसको सेलर को भुगतान करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा कंसेप्ट जो हमने कवर किया था यहाँ पर। और लास्ट बेटा मैंने बात शुरू की थी अनपेड सेलर के अधिकारों की, कि अगर ये सब कुछ हो जाने के बाद, गुड्स एक्सेप्ट हो जाने के बाद, पेमेंट का जब समय आता है, बायर गुड्स की पेमेंट नहीं करता,
तो वो सेलर जिसको अपने गुड्स की पूरी पेमेंट नहीं मिली और उसके पास उसी समय सूट फाइल करने का अधिकार है, एंड वो सेलर जिसके पास उसको कंडीशनल पेमेंट मिली यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट मिला लेकिन वो डिसऑनर हो गया, ऐसा सेलर एक अनपेड सेलर कहलाता है। अनपेड सेलर के नीचे हमने देखा था सिर्फ अनपेड सेलर में केवल सेलर नहीं आता है, अनपेड सेलर में हर वो व्यक्ति आता है जो सेलर की पोजीशन पर होता है। फिर हमने देखा अनपेड सेलर के 2 अधिकार होते हैं, गुड्स के अगेंस्ट अधिकार, बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार। गुड्स के अगेंस्ट अधिकार 3 कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, राइट ऑफ लीन हो सकती है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है, या राइट ऑफ रीसेल हो सकता है। राइट ऑफ लीन बेटा कल हमने कवर किया था 47, 48, 49 में 6 बातों हमने इसको डिवाइड किया था। राइट ऑफ लीन होता क्या है, कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है। राइट ऑफ लीन हमेशा एक पोसेसरी लीन होता है, इसको राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी से डिफरेंशिएट करना होता है। कई बार पार्ट डिलीवरी भी पूरी डिलीवरी मान ली जाती है, तो फिर पार्ट डिलीवरी के केस में आप बाकी बचे हुए गुड्स के ऊपर भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लीन कब कब टर्मिनेट हो जाता है, इसकी एक एक्सेप्शन थी कि डिग्री आ जाने के से केवल लीन खत्म नहीं हो जाता जब तक आपको पैसे एक्चुअल में नहीं मिलते। और लास्ट में हमने देखा था किसी कारणवश अगर आपकी पोसेशन वापस भी आ जाती है ना, तो ऐसे केस के अंदर आप दोबारा उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये बेटा पूरी कहानी थी जो इसके अंदर हमने कवर की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाकी बचा हुआ पार्ट। 2 राइट जो बेटा सेलर के पास है गुड्स के अगेंस्ट, एक हमारे पास है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करें बेटा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट 50, 51 और 52 का कंसेप्ट है। या 50 पहले ये डिफाइन करेगा कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता क्या है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करें बेटा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लीन से एक कदम आगे का अधिकार है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन। लीन आपको ये कहता था कि जैसे ही आपने पोसेशन छोड़ी उसी समय लीन खत्म। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहता है नहीं, आपने पोसेशन छोड़ी, आपने गुड्स कैरियर को दिए, बट गुड्स अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचे और इस दौरान बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है। बड़ी जरूरी बात है, इस दौरान बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है। बेटा पैसा ना देना और इनसॉल्वेंट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल तब एक्सरसाइज होता है जब बायर क्या हो जाता है, इनसॉल्वेंट हो जाता है। तो इस दौरान बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो आप उस कैरियर से गुड्स वापस मंगवा सकते हैं, स्टॉपेज को वहीं रोक सकते हैं, गुड्स को वापस मंगवा सकते हैं और ऐसे केस में उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इट इज अ राइट टू रीगेन पोसेशन, क्योंकि कैरियर के पास चली गई थी, आपने पोसेशन दोबारा मंगवाई और फिर उस पोसेशन को क्या किया, रिटेन किया, इसलिए इसको बोलते हैं ये राइट ऑफ लीन का क्या है, एक एक्सटेंशन। कब कब एक्सरसाइज होता है, सर सेलर अनपेड है, उसने गुड्स की पोसेशन छोड़ दी है, गुड्स की पोसेशन बायर तक नहीं पहुंची है, बीच में कैरियर के पास है, इस दौरान बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कहानी बेटा सारी कहां बताई हुई है, सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 ने क्या बताया, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द फर्दर ट्रांजिट ऑफ गुड्स while they are with the carrier for the purpose of transmission to the buyer, reassuming the possession of goods, वापस लेना, and retaining the possession until payment or tender of price. Thus in this sense this right is an extension of right of lien because it is a right of the seller to regain possession even when the seller has parted with the possession of the goods. कब कब एक्सरसाइज होता है ये, सेलर अनपेड है, पोसेशन छोड़ चुका है, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, इस दौरान बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं एक्ट में जहां शायद आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चला जाएगा, बेटा ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस, अभी हम आगे सेक्शन 53 पढ़ेंगे, वहां आपको समझ आएगा 53 में राइट चला नहीं गया होना चाहिए, अदरवाइज अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन अगला बेटा आता है 50। अच्छा एक मैंने डेफिनेशन डाली कि हाँ एक इंसॉल्वेंट पर्सन होता कौन है, हमने कहा जी इंसॉल्वेंट बायर तब माना जाता है जब वो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर यानी कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर लोगों के पैसे चुकाने बंद कर देता है। ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। अच्छा सिर्फ आपके पैसे नहीं दे रहा है इसका मतलब इंसॉल्वेंट हो गया नहीं, तो सिर्फ आपके पैसे ना देने से इंसॉल्वेंट नहीं होगा। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बाकी लोगों के पैसे, यूजुअली पैसे देने क्या कर चुका है, बंद कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को क्या बुलाया जाता है, एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति बुलाया जाता है। देन क्योंकि सर हमारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि हमारी ट्रांजिट चल रही हो, तो हमने फिर नेक्स्ट बात 51 में ये बताया कि ट्रांजिट कब तक चलती है। उन्होंने कहा ट्रांजिट तब से शुरू होती है जब गुड्स एक कैरियर को दिया जाता है और ट्रांजिट तब तक चलती रहती है जब तक गुड्स बायर तक पहुंच नहीं जाते। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent takes the delivery of them। और यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिर, क्योंकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस बात पे डिपेंडेंट है कि ट्रांजिट चल रही है, ट्रांजिट कब कब खत्म हो जाती है, व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड।
टोटल बेटा इसके अंदर इन्होंने 8 बातें बताई हैं कि 8 केसेस में ट्रांजिट खत्म हो जाती है, और जैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाती है फिर आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार भी खत्म हो जाता है। ट्रांजिट कब कब खत्म होती है? नंबर 1 बेटा, गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वहां पर बायर ने या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली। गुड्स अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में डेस्टिनेशन से पहले बायर ने आपके कैरियर को कहीं रुकवाया और वहां पर उससे डिलीवरी ले ली, तब भी ट्रांजिट क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ली, डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा तो उससे पहले आपके बायर और एजेंट ने क्या ले ली? डिलीवरी ले ली। नंबर 3 बेटा, डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचे, बायर ने अभी तक नहीं लिए, बट आपके कैरियर ने बायर को एक्नॉलेज किया है कि अब वो गुड्स उसके लिए रख के बैठा है। तो बायर से बात हुई होगी कैरियर की कि क्या तुम कुछ दिन गुड्स रख सकते हो अपने पास? कैरियर ने कहा हाँ जी मैं रख सकता हूं, 4 दिन के लिए किराया लूंगा। अब इन 4 दिनों में क्या ट्रांजिट चल रही है? नहीं सर, ट्रांजिट उसी क्षण खत्म हो गई जब बायर ने या कैरियर ने बायर को एक्नॉलेज कर लिया कि अब वो गुड्स किसके लिए रख के बैठा है? बायर के लिए रख के बैठा है। नंबर 4 सर, रख के नहीं बैठा, बायर के कहने पर आपका कैरियर ही, क्योंकि बेटा वो प्राइवेट व्यक्ति है, पैसे लेके काम करता है, बायर के कहने पर वो गुड्स को आगे कहीं ले जा रहा है। तो अगर आगे कहीं ले जा रहा है उस दौरान आप ये मानोगे ट्रांजिट चल रही है? नहीं, आपकी ट्रांजिट वहीं खत्म हो गई थी जहां वो कैरियर आपके कहे अनुसार नहीं, अब किसके अनुसार काम कर रहा है? बायर के अनुसार। तो 2 बातें हमने देखी सर, गुड्स हैव अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन एंड कैरियर acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf, and when the goods have arrived at the destination but the buyer instead of taking delivery requests the carrier to carry the goods to some further destination and carrier agrees to them। अच्छा, 2 केसेस में दिक्कत ये आती है बेटा जहां पर ना कैरियर होता ही नहीं है, वो बायर का एजेंट है, उसको बायर ने अपना एजेंट बना के भेजा है, यानी कि बायर ने कहा मेरे ट्रक है मैं भेज रहा हूं 2 ड्राइवर के साथ। अब बेटा कैरियर आया आपकी दुकान पे? नहीं, कौन आया है? बायर खुद आया है। तो अगर ये कैरियर बायर का चुना हुआ हो या ये कैरियर अगर शिप हो तो शिप को किसने चार्टर किया हो, किसने किराए पे लिया हो? बायर ने किया हो। तो दोनों ही केसेस में जैसे ही बेटा आप उस शिप के अंदर सामान चढ़ाओगे, जैसे ही आप उस ट्रक के अंदर सामान चढ़ाओगे, देन एंड देयर ट्रांजिट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसको 2 पॉइंट में लिखा है उन्होंने, 5वें पॉइंट में और 8वें पॉइंट में। When the goods are delivered to the carrier hired by the buyer, the transit comes to an end. When the goods are delivered to a ship chartered by the buyer, the transit comes to an end. बिना मतलब के 2 पॉइंट बनाए हुए। कैरियर है बेटा, शिप तो आती थी, तो एक ही पॉइंट है कि शिप आपका जो कैरियर, ट्रक, ट्रेन जो भी है, वो अगर बायर की हायर की हुई है तो उस केस के अंदर आपकी उसके अंदर सामान रखते ही ट्रांजिट खत्म। उसके बाद 2 केसेस और। सर गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं बट अभी कैरियर के पास ही पड़े हैं, क्योंकि कैरियर रॉन्गफुली वो गुड्स बायर को देने से मना कर रहा है। कैरियर कुछ बेतुकी बातें कर रहा है कि आपके घर तक लेके नहीं आऊंगा, आप आके मेरे यहां से ले जाओ। तो उनकी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इस दौरान अभी गुड्स कहां ही पड़े हुए हैं? कैरियर के पास। क्या इसको हम अभी भी माने ट्रांजिट चल रहा है? नहीं बेटा, एक बार आपके गुड्स वहां तक पहुंच गए, उसके बाद वो इसलिए डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि कैरियर रॉन्गफुली डिलीवर करने से मना कर रहा है। इसका फायदा सेलर नहीं उठाएगा कि क्या अभी तक क्या चल रहा है? ट्रांजिट चल रहा है। इसको ट्रांजिट वहीं खत्म हो गया था जब गुड्स कहां पहुंच गए थे? डेस्टिनेशन पर। और लास्ट आपने कई बार देखा था बेटा, कई बार ना पार्ट डिलीवरी होती है और पार्ट डिलीवरी विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग होल होती है। तो ट्रक से सामान भिजवाया था बेटा आपने, ट्रक थोड़ा सा घर से दूर खड़ा हो गया और धीरे धीरे वहां से सामान अंदर गली में ले जाया जा रहा है। तो जितना सिर्फ ले जाया गया अंदर तक उसकी डिलीवरी हुई है या सारे की हो गई है? सारे की होगी। तो ये 2 बातें उन्होंने आखिर में लिखी हुई है। When the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, and when the part delivery of goods have been made to the buyer with the intention of delivering the whole goods, transit will come to an end for the remainder of goods also which are still in transit। तो अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हैं with the intention of delivering whole, तो सारे के सारे गुड्स की ट्रांजिट खत्म हो जाती है। तो 8 बातें बेटा लिखी हुई हैं जब जब ट्रांजिट क्या होती है? खत्म होती है। लास्ट बात, इससे पहले बेटा ट्रांजिट खत्म हो जाए, आप अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं। आखिरी बात ये आती है कि अधिकार एक्सरसाइज करना कैसे है। अधिकार एक्सरसाइज करने के बेटा 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप खुद जाएं और कैरियर से गुड्स वापस लेकर आ जाएं। जरूरी है बेटा कैरियर ट्रक वाला ट्रेन वाला ही होगा? नहीं, कोई कुरियर वाला भी हो सकता है। तो मैंने कुरियर हैंड ओवर किया, मुझे लगा नहीं वो व्यक्ति तो पैसे नहीं देगा, मैं वापस गया बेटा कुरियर कंपनी से कुरियर उठा के ले आया। दिस इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नॉट एन इश्यू। दूसरा, कई बार आपको लगता है कि मैं खुद पोसेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि शायद कैरियर ले गया है गुड्स को। तो ऐसे केस के अंदर आप उस कैरियर को, यानी कि जो पर्सन एक्चुअल में ले जा रहा है, या अगर उसको नहीं तो उसके प्रिंसिपल को,
तो बेटा ट्रक ड्राइवर लेके चला गया, मैं ट्रक ड्राइवर को फोन तो नहीं कर पाऊंगा, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसके मालिक को फोन करूंगा। तो या तो उस व्यक्ति को जो गुड्स की पोजीशन में है या उसके प्रिंसिपल को आप एक नोटिस देंगे कि ये गुड्स डिलीवर नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आप सीधा उस व्यक्ति को, ट्रक ड्राइवर को नोटिस ना देकर उसके प्रिंसिपल को दे रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना समय पहले दीजिएगा कि वो एटलीस्ट अपने एजेंट से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ये ना हो कि जस्ट मोमेंट पहले आपने दिया, आपने कहा जी मैंने नोटिस दिया, उधर से कहा जी उसने तो सर 15 मिनट बाद ना डिलीवर कर दिया था, मैं 15 मिनट में कम्युनिकेट नहीं कर पाया उससे। तो ये आपकी गलती है कि आपने क्या किया है, बहुत लेट बताया उसको। देन नंबर 3, अगर आपने अपने कैरियर को बता दिया है कि गुड्स डिलीवर नहीं करने, वो फिर भी डिलीवर कर देता है, ऐसे केस में कैरियर जिम्मेवार होगा हर उस लॉस के लिए जो आपको होगा। एंड लास्ट, अगर कैरियर गुड्स को वापस लेके आएगा तो वापस लाने के जो भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे सेलर को भुगतने पड़ेंगे। तो 4 बातें कहां लिखी हुई हैं, 52 के अंदर लिखी हुई हैं। क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, या तो खुद जाके उठाए, और बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली ऑन हुज पोजेशन द गुड्स आर। Such notice may be given either to the person in actual possession of goods or his principal. In the latter case, यानी कि जब आप किसको दे रहे हो, प्रिंसिपल को, in the latter case the notice must be given well in advance to enable the principal to communicate with his agent or servant in time, or so as to prevent the delivery by to the buyer. It is the duty of the carrier after receiving the due notice not to deliver the goods to the buyer but to re-deliver them according to the direction of the seller. If by mistake he delivers the goods to buyer, he will be held liable for conversion. बेटा conversion एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जहां आप किसी और के गुड्स उससे पूछे बिना जब किसी को डिलीवर कर देते हैं तो आपको क्या देने पड़ते हैं, कंपनसेशन देने पड़ते हैं। The expenses of re-delivery shall also be borne by the seller. सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? सेलर। जो सेलर है री-डिलीवरी के यानी कि वापस लाने के, वो सेलर को देने पड़ेंगे। ये बेटा पूरा कंसेप्ट आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। 3 बातें, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज होती है, ट्रांजिट कब तक चलती है, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। लास्ट बात 53 बाद में करते हैं, पहले आ जाते हैं बेटा 54 पर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अथवा ये राइट ऑफ रीसेल की कहानी, सेक्शन 54, राइट ऑफ रीसेल। आखिरी अधिकार, आपने बेटा लीन एक्सरसाइज किया, आपने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करी, अंत में आपने क्या किया, सर वो गुड्स जिनकी प्रॉपर्टी में बायर को दे बैठा था, वो गुड्स मैंने या तो वापस मंगवाकर, ये पहले दिन से मेरे पास थे तो मैंने उन पे लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करी। क्या ऐसा करने से बेटा आपको पैसा मिल गया? नहीं, पैसा तो नहीं मिला। तो एक तरीका तो यह है कि आप लीन एक्सरसाइज करिए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करिए, साथ साथ आप बायर के अगेंस्ट सूट फाइल करिए। तो ये जो गुड्स के अगेंस्ट अधिकार हैं, दीज आर इन एडिशन टू योर राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो इसका मतलब ये नहीं होता या तो गुड्स पे अधिकार मिलेंगे या बायर के अगेंस्ट अधिकार मिलेगा। बायर के अगेंस्ट अधिकार तो आपका है ही है, उसके साथ साथ अगर आपके पास गुड्स थे तो अच्छी बात है, आपको एक एडिशनल अधिकार मिल गया किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। तो एक तरीका तो यह है बेटा मैं लीन एक्सरसाइज करके बैठा हूं और साथ साथ क्या कर रहा हूं, सूट फाइल कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे सूट ही फाइल करना तो फिर लीन का फायदा क्या हुआ? तो एक आखिरी अधिकार आपको दिया गया कि ये गुड्स जिसके ऊपर आपने लीन एक्सरसाइज किया है, ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर फिर लीन एक्सरसाइज किया है, ऐसे गुड्स को आप चाहो तो बेच सकते हो। बेचने की बात बेटा 54 के अंदर बताई गई है, और 54 सबसेक्शन 2, 3 और 4 में बताई गई है। 54(1) इससे पहले क्या बोलता है? 54(1) कहता है जी बेचने की जरूरत ही क्यों आ रही है? अगर आपका बायर आपके लीन एक्सरसाइज करने के बाद, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के बाद पैसा लेकर आ जाता है, क्या ऐसे केस में आप उसे गुड्स वापस देने से मना कर सकते हैं ये कहकर कि नहीं नहीं सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया? नहीं बेटा, लीन एक्सरसाइज करने से, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने से सेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति पैसे लेके आता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आज भी बरकरार है, आपको गुड्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये वाली बात बेटा मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ना नीचे 54(1) लिख दिया है। इससे पहले हम रीसेल तक जाएं, आपका वैसे पर्पस रीसेल करना नहीं था, आपका पर्पस क्या था कि पैसे आ जाएं, तो पैसे आ जाएं तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट आज भी बरकरार है, गुड्स क्या कर दीजिएगा, वापस दे दीजिएगा। दिस इज 54(1). A contract for sale is not rescinded when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remains in force and the buyer can ask for the delivery of goods on payment of price. ये है बेटा 54(1). लेकिन अगर ये दिन नहीं आता बेटा, मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी एक्सरसाइज किया, मैंने लीन एक्सरसाइज किया, उसके बाद भी बायर पैसा लेकर नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आप कहां आ जाइए,
54(2) पे 54(2) कहता है जी दो केसेस में गुड्स बेचे जा सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से केस? उन्होंने कहा नंबर 1, अगर आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे, तो अगर आपने जिन गुड्स पे लीन एक्सरसाइज करी है, जिन गुड्स पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करी है, वो गुड्स कैसे थे? पेरिशेबल नेचर के थे। कोई इंतजार नहीं करना, कोई नोटिस नहीं देना, क्योंकि आपको समझ आ रहा है बेटा वो गुड्स खराब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, आप उन्हें बेच दीजिए। लेकिन अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं थे, कोई टेबल थी, कोई सोफा था, ऐसी चीजें जो खराब नहीं होती हैं, ऐसे केस में आप उनको ऑटोमेटिकली बेच नहीं सकते। आपको अपने बायर को एक नोटिस देना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा नोटिस देकर कि प्लीज पेमेंट कर दीजिए, अगर आप इस दिन तक पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपका सामान बेच दूंगा। आपने नोटिस दिया बेटा, फिर भी उसने पैसे नहीं दिए, आप उसके गुड्स जो आप अपने पास रख के बैठे थे उन्हें बेच दीजिए। बेचने पे सरप्लस आ सकता है, ज्यादा के बिक गए, सरप्लस अपने पास रखिए। डेफिसिट आ सकता है, कम के बिके, कम के लिए आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर लीजिए। बट अगर आपने बिना नोटिस दिए बेचा, तो ऐसे केस में अगर डेफिसिट हुआ आप कुछ रिकवर नहीं कर पाएंगे, और सरप्लस हुआ तो वो सरप्लस आपको किसको हैंडओवर करना पड़ेगा? बायर को हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन बीच में आया बेटा 53, वो कहता है चलो नोटिस को भी साइड रखो, नोटिस दिया या नहीं दिया उससे बस यही इंपैक्ट हो रहा है ना कि एक केस में मैं डेफिसिट रिकवर कर सकता हूं, एक में नहीं कर सकता, एक में सरप्लस रख सकता हूं, एक में सरप्लस वापस करना पड़ेगा। इससे पहले मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ कि जो गुड्स आपका अनपेड सेलर बेच रहा है, ये गुड्स उसके थोड़ी ना है, ये गुड्स की प्रॉपर्टी तो किसकी थी? बायर की थी। वो जो बेच देता है, क्या आगे नए बायर के पास गुड टाइटल आता है? ये बेटा 27 के नीचे जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी 54(3 कि कोई भी अनपेड सेलर भले ही नोटिस देकर या बिना नोटिस दिए गुड्स बेच दे, नोटिस देना या ना देना उसके और पुराने बायर के अधिकारों को इंपैक्ट करता है। नोटिस देना या ना देना जो नया बायर आ रहा है उसके अधिकारों को किसी तरह क्या नहीं करता है, इंपैक्ट नहीं करता है। नया बायर गेट्स अ गुड टाइटल, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक चौथी बात, एक आपने बेचा बेटा पेरिशिंग में, एक आपने बेचा नोटिस देकर। तीसरा केस 54(4 उन्होंने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही बेचने का अधिकार लिखा हुआ है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही पहले दिन लिख लिया था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं लीन एक्सरसाइज करूंगा और लीन एक्सरसाइज करने के 10 दिन बाद बेच दूंगा, क्या आपको दोबारा नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। तो बेटा दो केसेस हैं जहां नोटिस नहीं देने होते, एक पेरिशेबल के केस में नोटिस नहीं देना होता, एक जहां बेचने का अधिकार कहां से आ रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट से ही आ रहा होता है, वहां नहीं देना होता। इसके अलावा बेच रहे हो तो कैसे बेचना है? नोटिस देके। तो दो बातें बेटा बेचने वाली कहां लिखी हैं? ये दोनों 54(2 में लिखी हैं। बेचोगे तो सामने वाले के अधिकार पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये बात कहां लिखी है? 54(3 में लिखी है। और नोटिस देके बेचा जा सकता है, ये बात कहां लिखी है? 54(4 में बेची है। तो पहले बेटा बात करें 54(2 कब कब बेचा जा सकता है? When the goods are of perishable nature, in such a case the buyer need not be informed of his intention of resale. Number 2, where he gives a notice to the buyer of his intention to sell the goods. If after the receipt of such notice the buyer fails to be within a reasonable time to pay or tender the price, the seller may resell the goods. It may be noted that in such case on the resale of goods, the seller is also entitled to recover the difference between the contract price and the resale price from the original buyer as damages and retain the profit if the resale price is higher than the contract price. लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया, the seller cannot recover the loss suffered on the resale. If there is any profit on resale, he must return it to the original buyer. अब आपने नोटिस दिया या नहीं दिया बेटा, इससे आपका राइट तो बदल गया, लेकिन 54(3 आके क्या कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट बायर है उसके राइट में क्या नहीं आएगा? कोई चेंज। यही वो बेटा एक्सेप्शन थी जो हमने कहां लिखी हुई थी? 27 में लिखी हुई थी कि एक पर्सन अपने से बेटर टाइटल दे सकता है अगर वो क्या हो? अनपेड सेलर हो। तो where the unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the subsequent buyer acquires good title thereof as against the original buyer, despite the fact that that the notice of resale has not been given by the seller to the original buyer. और लास्ट, अगर आपके पास बेचने का अधिकार कहां से आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट से 54(4. Resale by the seller where the right of resale is sale is expressly reserved in the contract of sale. In such cases, the seller is not required to give notice of resale. ठीक है जी बेटा, ये कहानी होगी आपकी रीसेल की। बीच में हम एक सेक्शन छोड़ के आए 53 क्या कहता है बेटा? 53 बात करता है इफेक्ट्स ऑफ सब सेल और प्लेज ऑफ बायर। इफेक्ट्स ऑफ
सब सेल और प्लेज बाय द बायर। और ये इफेक्ट किस पे देख रहे हैं? इफेक्ट ऑन द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आपके एज सेलर, जो अनपेड सेलर, आपके दो अधिकार हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन। उस पर बायर द्वारा की गई सब सेल या प्लेज का क्या इंपैक्ट होता है? मतलब सिंपल भाषा में बेटा, ये एक सेलर है, इसने बायर को गुड्स बेचे, ये सेलर अनपेड रह गया, ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन एक्सरसाइज करना चाह रहा है। इससे पहले ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन एक्सरसाइज करता, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स तो किसकी थी? बी की थी। इस बी ने या तो ये गुड्स सी को बेच दिए या ये गुड्स सी को क्या कर दिए? प्लेज कर दिया। तो क्योंकि ये दूसरी सेल है, इस सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं? सब सेल। आपने बी को बेचा, बी ने आगे क्या कर दिया? सी को बेच दिया या सी को प्लेज कर दिया। क्या बी के सी को बेच देने से या बी के सी को प्लेज कर देने से आपके स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन के अधिकार पर कोई इंपैक्ट पड़ता है? 53 कहता है नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज। बी का जो अधिकार था, नो डाउट प्रॉपर्टी थी, बट वो सब्जेक्ट टू लीन ऑफ ए थी। ए लीन एक्सेस कर ही सकता था, तो बी बस वही अधिकार किसको दे पाएगा? सी को दे पाएगा। तो क्या सी के अगेंस्ट भी मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। दिस इज 53। लेकिन इस 53 के बेसिक रूल की बेटा दो एक्सेप्शन है। बेसिक रूल ये है कि सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लीन इंपैक्ट नहीं होता बायर की तरफ से की गई फर्दर सेल या प्लेज की तरफ से। लेकिन अगर ये फर्दर सेल और प्लेज सेलर के असेंट से हुई है, सेलर इसके बारे में जानता था, सेलर इसका क्या देके बैठा था? अप्रूवल देके बैठा था, तो उसका लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार चला जाएगा। नंबर 2, उसके असेंट से नहीं हुई है, बट उसने इन गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बी को दे दिया था, और बी ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेसिस पर क्या करा है? आगे बेचा या प्लेज किया है। अगर उसने बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेसिस पर बेचा है, तो आपका राइट और लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गया। बट अगर उसने बेचा नहीं है, क्या किया है? प्लेज किया है, तो आपका राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा है, बट वो जिंदा है सब्जेक्ट टू राइट ऑफ सी, कि आपको सी को जो बनता है, जिसके बदले गुड्स गिरवी रखे हैं, अगर सेलर जाकर उस सी को ये गुड पैसे दे दे, तो वो गुड्स के ऊपर क्या एक्सरसाइज कर सकता है? लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, जब मैं सी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपका कितना लोन है? उसने कहा 20,000 रुपए का लोन है। मैंने कहा दे तो 1 लाख के गुड्स है। उसने कहा हाँ 20,000 रुपए दे दो, अपने मेरी तरफ से क्या ले जाओ, 1 लाख के गुड्स के ऊपर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लीन एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने सी से पूछा आपके पास सिर्फ गुड्स ही हैं प्रॉपर्टी में या कुछ और भी है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी में ना लोन भी, मैं लोन की सिक्योरिटी में ना जो बी ने लिया है उसके अंदर गोल्ड भी रख गया है भी। मैंने कहा बड़े वहमी आदमी हो यार, गोल्ड भी रख के बैठे हुए हो, गुड्स भी रख के बैठे हुए हो, तो तुम अपने पैसे किससे रिकवर कर लेना? गोल्ड से रिकवर कर लेना, मुझे मेरे गुड्स पर क्या एक्सरसाइज करने दो? लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अगर बेटा आपके सब्सिक्वेंट प्लेजी के पास कोई और प्रॉपर्टी है, तो बायर ये इंसिस्ट कर सकता है कि वो अपना लोन किससे रिकवर कर ले? किसी और प्रॉपर्टी से, किसी और सिक्योरिटी से, और इन गुड्स पर क्या हो जाए? लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज हो जाए। तो बेटा बेसिक रूल क्या है? फर्क नहीं पड़ता। दो केस में फर्क पड़ता है, एक आपकी असेंट के केस में, दूसरा जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेसिस पे क्या हुई है? आगे सेल या स्टॉपेज इन ट्रांजिट हुई है। लैंग्वेज देखें, The unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or pledge of goods which the buyer might have made. This is based on the principle that a second buyer cannot stand in better position than that of his seller. Exceptions क्या क्या हैं इस रूल की? When the seller has assented to sale or pledge which the buyer may have made, and when a document of title of goods, example a bill of lading, railway receipt has been issued or transferred to the buyer, and the buyer transfers the document to the person who takes the document in good faith. तो आपने document of title buyer को दिया, buyer ने वो आगे दे दिया। आगे देकर क्या किया? If last mentioned transfer is by way of sale, unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is defeated. लेकिन अगर ये sale नहीं है, क्या है? It is by way of pledge. The unpaid seller's right of lien or stoppage in transit can only be exercised subject to the rights of pledgee. But in this case, the unpaid seller may require the pledgee to satisfy his claim against the buyer first out of any other goods or securities of the buyer in the hands of pledgee. लेकिन आपका unpaid seller pledgee को ये जरूर कह सकता है
कि मेरे गुड्स की जगह इसका आप कहां से यूज कर लो, आपके पास कोई और सिक्योरिटी पड़ी है तो उसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, ये है बेटा 53 की कहानी। लास्ट टॉपिक्स हमारे पास। सर गुड्स के अगेंस्ट तो अधिकार हो गए, बायर के अगेंस्ट पर्सनली क्या अधिकार है? पहली बात है बेटा समझे, बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार गुड्स के अगेंस्ट अधिकार का ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गुड्स के अगेंस्ट अधिकार हैं तो बायर के अगेंस्ट नहीं हो सकते, और बायर के अगेंस्ट अधिकार हैं तो गुड्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते। ये दोनों अधिकार इकट्ठे चलते हैं। तो भले ही आपके पास गुड्स के अगेंस्ट अधिकार हैं तो भी आपके पास क्या है, बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार है, और गुड्स आप दे बैठे हो तो बात ही खत्म, आपके पास सर बचे ही क्या है, बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार। बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार क्या होते हैं बेटा? बायर के अगेंस्ट एक सेलर के, एक अनपेड सेलर के पर्सनली अधिकार 4 होते हैं। नंबर 1, अगर वो गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका है तो वो उन गुड्स का प्राइस मांग सकता है। अगर वो गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करके बैठा है, यानी कि आपने किसी से एग्रीमेंट टू सेल किया था और वो उस दिन आकर पैसे नहीं दे रहा है, तो प्रॉपर्टी तो आज भी मेरे पास है, मैं उसके अगेंस्ट प्राइस के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता, मैं उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता हूं। बट एक मेजर डिफरेंस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से आता है वो क्या है? जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर बैठे होते हो तो पैसे ना देने पर आप क्या मांगते हो? आप पैसा प्राइस मांगते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रखी तो आप क्या मांगते हो? क्योंकि गुड्स आपके हो, आप उनको बेच लोगे दोबारा, आप केवल क्या मांग सकते हो? डैमेज मांग सकते हो। तो 2 राइट है बेटा, एक सूट फॉर प्राइस, दूसरा हमारे पास राइट क्या है? सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सूट फॉर प्राइस का फाइल होता है जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे केस में आप क्या फाइल करेंगे? सूट फॉर प्राइस। और जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है तब क्या फाइल करेंगे? डैमेजेस के लिए सूट। और डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं? डैमेजेस कैलकुलेट होते हैं बेटा एज पर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो सेल प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसे डैमेज माना जाता है। देन कई बार बेटा जो ये ब्रीच होता है ना, ये ड्यू डेट पर नहीं होता कि जिस दिन गुड्स पेमेंट करनी थी उसने उस दिन पेमेंट करने से मना किया। कई बार वो उससे बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच कर देता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? जहां उसने आपको बोला कि आप मेरे लिए एक टेबल बनाओ, उसने आपने बोला कि वो टेबल की पेमेंट 6 दिन बाद करेगा, तीसरे दिन कह रहा है मत बनाओ, मैंने कहीं और से ले ली। मैंने कहा यार मैंने काम शुरू कर दिया, अब और से ले ली क्या होगी? तो एक तरीका यह बेटा, आप पागलों की तरह पूरी बनाओ, फिर वो लेगा नहीं, उस दिन जाके डैमेज मांगो। क्या ये बेवकूफी करनी जरूरी है कि मैं 6 दिन वेट करूं? क्या मैं उस तीसरे दिन ही, जहां अभी पैसा ड्यू नहीं हुआ था बट वो पहले ही बता रहा है वो क्या नहीं करेगा, पे नहीं करेगा, क्या मैं उसी दिन सूट फाइल कर सकता हूं? यस, इसको क्या बोलते हैं? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। इससे पहले ड्यू डेट आए और वो पैसे ना दे और आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल करें, क्या आप इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रीच भी सूट फाइल कर सकते हैं? यस, इसको जनरली क्या नाम दिया जाता है? रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 अधिकार हो गए बेटा। प्राइस मांगने का अधिकार अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है तो क्या मांगने का अधिकार है? डैमेजेस मांगने का अधिकार। और अगर पहले ही पता चल गया है कि ये ब्रीच करेगा तो आपके पास क्या अधिकार है? आप एंटीसिपेटरी ब्रीच के तहत, यानी कि रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत डैमेजेस मांग सकते हैं। अच्छा, जब भी आप बेटा डैमेज मांगने जाएंगे आप सिर्फ पैसा मांगेंगे? नहीं सर, मुझे पैसे के साथ कई बार क्या चाहिए होता है? ब्याज भी चाहिए होता है, इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट लेने का अधिकार है? उन्होंने कहा यस। अगर बायर और सेलर के बीच में स्पेसिफिकली एग्रीमेंट था कि पैसा ना देने पर इतना % ब्याज देना पड़ेगा तो ब्याज दिलवाएगा कोर्ट। अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में नहीं था बट जिस दिन आपके बायर ने पैसा नहीं दिया, आपने उसी दिन उसको वार्न कर दिया तुम पैसे नहीं दे रहे हो, मैं ब्याज लूंगा, तब भी ब्याज मिलेगा। नंबर 3, ना बेटा एग्रीमेंट में था, ना आपने उसको वार्न किया, कोर्ट कह रहा है मुझे डीम फिट लग रहा है कि इतना ब्याज मिलना चाहिए, तो बेटा कोर्ट के सामने कौन मना कर सकता है? तो 3 तरीकों से ब्याज मिलता है। कब कब? जब स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है, जब कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं होता बट द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द डेट एज ही नोटिफाइज टू द बायर। जब वो बायर को बता देता है कि मैं इस दिन से, आज से क्या करूंगा, ब्याज चार्ज करूंगा। और नंबर 3, कई बार बेटा दोनों केस नहीं होते, कोर्ट अवॉर्ड करता है इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस बिकम्स पेबल। तो जिस दिन आपने गुड्स ऑफर किए या जिस दिन प्राइस मिलना चाहिए था उस दिन से कोर्ट आपको डैमेज इंटरेस्ट दिला सकता है। तो बेटा 4 आपके पास बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार हैं। प्राइस का अधिकार है, डैमेजेस मांगने का अधिकार है। प्राइस का अधिकार 55 में है, डैमेज मांगने का अधिकार कहां है? 56 में है।
देन 57 58 नहीं है बीच में, उसके बाद सीधा हम किस पे आ जाते हैं 60 पर 61 पर। 60 में एंटीसिपेटरी ब्रीच का अधिकार है, यानी कि वहां पर आपको पहले ही पता चल रहा है ये प्राइस नहीं देगा, सूट फाइल कर लो। 61 में इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, डन। ये है बेटा अनपेड सेलर के अधिकार, दो कैटेगरी में बटे हुए, एक आपके पास गुड्स के अगेंस्ट अधिकार है, दूसरा आपके पास बायर के अगेंस्ट पर्सनली अधिकार है। आखिरी बात क्या ये जरूरी है बेटा हमेशा गलती सेलर ही करे, आप अनपेड सॉरी बायर ही करे, वो पैसा नहीं दे रहा, आप अनपेड सेलर को अधिकार दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है सेलर ड्यू डेट पर गुड्स ना दे? यस बिल्कुल हो सकता है। तो एक बायर के सेलर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार होते हैं? तो बेटा बीच में जो हम सेक्शन छोड़ के आए ना 57, 58, 59, वो किसके अधिकारों की बात कर रहा है? वो बायर के अधिकारों की बात कर रहा है सेलर के अगेंस्ट। अब बायर के पास अधिकार कब कब आते होंगे? नंबर एक, सर आपको जिस दिन डिलीवरी मिलनी चाहिए थी सेलर से, सेलर ने डिलीवरी देने से मना कर दिया, आप उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करिए, डैमेजेस रिकवर कर लीजिए। सर कई बार ना मेरा डैमेजेस से पेट नहीं भरता, क्योंकि वो गुड्स वो आर्टिकल इतना यूनिक नेचर का था, इतना स्पेशल वैल्यू वाला था कि उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, तो मुझे डैमेजेस दे भी दोगे तो मैं कहां से लाऊंगा उस सामान को? तो मैं क्या मांगता हूं, मैं नॉन डिलीवरी के डैमेजेस नहीं, मैं जो मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा हर केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा देती है कोर्ट? नहीं बेटा, कोर्ट देखती है कि क्या ये केस फिट है जहां पर डैमेजेस से जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको जनरली वहां पर क्या दिलाया जाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोई बहुत यूनिक रेयर आर्टिकल है, कोई आपकी इमोशनल वैल्यू अटैच हुई चीज है, कोई एक लैंड है जो इसकी प्राइम लोकेशन है, इन चीजों का जनरली क्या नहीं होता है मार्केट में सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे केस में आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो 57 कहता है जी आप डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर लो। 58 क्या कहता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्टिकल जो आपको सेलर नहीं दे रहा है वो इतना यूनिक है, इतना रेयर है कि उसका डैमेजेस से भरपाई नहीं हो सकती, तो आपको क्या दिलवा देंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा देंगे। अच्छा यहां भी वही कहानी। अच्छा इससे पहले एक काम और होता है बेटा, उसने गुड्स भी दे दी हैं तो मैं कोई डैमेजेस का सूट फाइल, लेकिन जो गुड्स दी हैं उसमें उसने क्या किया है? ब्रीच ऑफ वारंटी की है, अनडिस्टर्ब पोसेशन नहीं दी मुझे, डेंजरस नेचर नहीं बताई गुड्स की, तो मुझे उससे नुकसान हो गया, क्या मैं उसके लिए डैमेजेस मांग सकता हूं? यस। तो जो आप पीछे पढ़ के आए थे ना इंप्लाइड वारंटीज के ब्रीच होने पर डैमेजेस कहां मिल रहे हैं आपको? इस 59 में मिल रहे हैं ना, कि जब जब आपका सेलर आपको जो गुड्स देता है उसके अंदर क्या होता है? ब्रीच ऑफ वारंटीज हो जाती हैं, तो आपको क्या मिलेंगे? डैमेज। तो तीन बेटा आपके पास अधिकार हो गए। तो आप कब कब सूट फाइल करते हैं? एक तो वो गुड्स देने से मना कर देता है, दूसरा जो वो गुड्स दे रहा है वो गुड्स ऐसे हैं जो वारंटी को ब्रीच करते हैं। नंबर 3 बेटा जैसे वहां पर आपको अंदाजा लग जाता था ये बायर पैसे नहीं देगा, ऐसी यहां क्या पहले ही बायर को अंदाजा लग जाएगा कि सेलर सामान नहीं देने वाला है, क्योंकि आपको पता चला कि जिस सेलर से आपने 1 महीने बाद सामान लेना था ना, 10 दिन बाद उसने बिजनेस ही बंद कर दिया अपना। तो आप वेट करते रहोगे 20 दिन बाद का कि पहले 30 दिन पूरे हो जाएं तब जाके इसके अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा। नहीं, जैसे बेटा वहां वेट नहीं होती यहां भी वेट नहीं होती, तो 60 दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। वहां भी एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए सूट फाइल किया जा सकता है, यहां भी बायर किसके अगेंस्ट एंटीसिपेटरी सूट फाइल कर सकता है? सेलर के अगेंस्ट। तो जैसे बेटा वहां ब्याज मांगा जा सकता था, यहां भी 61 में क्या मांगा जा सकता है? ब्याज। ब्याज किस बात का मांगता होगा बायर? सर उसने ना कुछ एडवांस दे रखा था पेमेंट के लिए, तो आपने गुड्स नहीं दिए, तो आप डैमेज तो मांग ही रहा है, वो एडवांस भी क्या कर रहा है? वापस मांग रहा है। तो एडवांस पे वो क्या मांगेगा? ब्याज। ब्याज का वही रूल, कोई अगर कोई स्पेसिफाइड रेट है तो स्पेसिफाइड रेट पे ब्याज मिलेगा, अगर कोई रेट नहीं है तो जो कोर्ट को डीम फिट नहीं लगेगा उसके ऊपर क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। तो बेटा 5 अधिकार जो बायर के हैं किसके अगेंस्ट? सेलर के अगेंस्ट। नंबर 1 डैमेज मांग ले क्योंकि गुड्स डिलीवर नहीं हुए। नंबर 2 अगर गुड्स बड़े यूनिक नेचर के हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग ले। नंबर 3 एंटीसिपेटरी ब्रीच है। नंबर 4 अगर गुड्स बेकार क्वालिटी के हैं, आपको लग रहा है अनडिस्टर्ब पोसेशन नहीं है, आपको लग रहा है डेंजरस नेचर नहीं बताई गई, लॉस हुआ है, डैमेजेस मांग लीजिए। और आखिरी में अगर आपने कुछ पैसे दे रखे हैं और आपको वो पैसे वापस चाहिए तो उन पैसों के ऊपर आप क्या मांग सकते हैं? ब्याज भी मांग सकते हैं। तो ये 5 अधिकार बेटा किसके हैं? बायर के अगेंस्ट, सेलर, पर्सनली। तो सेलर के अधिकार बायर के अगेंस्ट, बायर के अधिकार सेलर के अगेंस्ट, दोनों कवर हो गए। और लास्ट में बेटा 2 मिसलेनियस टॉपिक्स, एक ऑक्शन सेल की कहानी है, एक आपके पास इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज टैक्सेस की कहानी है। ऑक्शन सेल हमने समझ जाता है क्या होता है बेटा। ऑक्शन सेल सिंपल है वे ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी, जहां पर आप प्रॉपर्टी की नीलामी कराते हैं, लोगों से बिड्स इनवाइट करते हैं। तो कई लोग आते हैं अपनी बिड्स देते हैं, जनरली हाईएस्ट बिड के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्शनर। और ऑक्शन करने के लिए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के खुद के गुड्स होते हैं,
अक्सर वो खुद ऑक्शन नहीं करता, वो एक एजेंट अपॉइंट करता है जिसे ऑक्शनियर बुलाया जाता है। तो ऑक्शनियर एक कौन है, उस सेलर का एजेंट है जो गुड्स के क्या कर रहा है, गुड्स को ऑक्शन पे बेच रहा है, और बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ऑक्शनियर। ऑक्शन का कंसेप्ट बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 64 में कवर्ड है। पहले उन्होंने ऑक्शन को डिफाइन किया कि ऑक्शन इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। ये बेसिकली किसका एजेंट है, ही इज एन एजेंट ऑफ द सेलर। अब ऑक्शन के बारे में बेटा रूल क्या याद रखना है, नंबर 1, जब आप ऑक्शन की बात करते हैं जरूरी है बेटा सारे गुड्स एक साथ ऑक्शन किए जाएं, नहीं, ऑक्शन किस में की जा सकती है, लॉट्स में की जा सकती है। तो मान लो एक व्यक्ति का बेटा पूरे घर की प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, तो ऐसा हो सकता है अलग अलग प्रॉपर्टियों को क्या बना दिए जाए, हिस्से बना दिए जाए, कि पहले इसकी नीलामी होगी, फिर ये दूसरा लॉट नीलाम होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। हर लॉट अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, हर लॉट के लिए अलग से बिडिंग होगी, हर लॉट में हाईएस्ट बिडर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ऑक्शन किस में हो सकती है, अलग अलग लॉट में, और हर लॉट के लिए अलग से क्या किया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब जब आप ऑक्शन करवाते हैं तो बेटा ऑक्शन के अंदर जो बिड्स आती हैं, जो नीलामियां आती हैं, जो बोलियां आती हैं, वो ऑफर मानी जाती हैं, और उनको जब एक कस्टमरी तरीके से जो उस बिड में डिफाइन किया गया होता है, 3 बार हैमर स्ट्राइक कर कर, 3 बार बेल स्ट्राइक कर कर, 3 2 1 काउंट कर कर, 3 बार क्लैप कर कर, जो भी तरीका सेट करना चाहो, उससे आप जैसे ही हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट कर लोगे तब जाकर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो हमने कहा जी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट कब होता है ऑक्शन में, the contract of sale is complete when the auctioneer announces its completion on fall of hammer or in any other customary manner, like by saying words 1 2 3 going on until such announcement is made। अभी ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप चाहो तो अपनी बिड वापस ले सकते हो। तीसरी बात, क्या बेटा एक ऑक्शन के अंदर जो सेलर है वो ये कह सकता है कि मैं भी बिड लगाऊंगा, मैं भी बिड लगाऊंगा, पहले तो वो कह रहा है पहली बिड मैं लगाऊंगा, कर सकता है। इससे बेटा क्या कर देगा, वो अपने गुड्स के एक मिनिमम प्राइस तय कर देगा। तो जब उससे बोलोगे इसकी पहली बिड आप लगाओ, उसने कहा 50,000 रुपए, अब आपको समझ आएगा बेटा 50,000 की बिड लगा के उसने क्या कर दिया, एक मिनिमम प्राइस। तो क्या है कि राइट टू बिड रिजर्व किया जा सकता है, यस की पहली बिड सेलर या उसका एजेंट लगाएगा। चलो पहली बिड तो लगा रहा है, क्या वो बिडिंग के दौरान बीच में अपना बंदा खड़ा कर सकता है कि मेरा बंदा भी बिडिंग करेगा, कर सकता है बेटा, लेकिन ऐसा करने पर वहां पर जितने लोग आए हैं उनको पता होना चाहिए कि सेलर का एक व्यक्ति भी बिड कर रहा है। बट अगर आपने बिना बताए उन बिडर्स के बीच में एक व्यक्ति अपना डाल दिया, इसको बोला जाता है प्रिटेंडेड बिडिंग। आपने जानबूझ के बोलियां बढ़ाने के लिए क्या किया, एक बंदा बीच में घुसा दिया। ऐसे केस में अब बेटा जो आपके गुड्स खरीद के भी गया है ना, जो हाईएस्ट बिडर है, उसके ऑप्शन पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, बिकॉज वो कहेगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे ये बताया नहीं गया था कि उस बिड के अंदर कौन खड़ा हुआ था, एक सेलर का व्यक्ति भी खड़ा हुआ। तो 3 बातें बेटा याद रखने वाली हैं, रिजर्व टू बिड में भी, राइट टू रिजर्व बिड में भी रिजर्व, कि हाँ पहली बिड कौन लगाएगा, सेलर। फिर वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ or to employ any other person to bid at such sale, and for the auctioneer to take any bid from the seller or any person, and any sale contravening this rule shall be fraudulent to the buyer। अगर इस तरह का काम आपने किया, प्रिटेंडिंग बिडिंग करी, तो सेल क्या हो जाएगी, आपके बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका तो यह है बेटा मैं बिड में राइट टू रिजर्व पहला बिड अपने पास रख लूं, उससे मैं मिनिमम प्राइस तय कर लूंगा। मिनिमम प्राइस तय करने का यही तरीका है? नहीं, कई बार बेटा बिड की टर्म्स एंड कंडीशंस में ही क्या तय किया जा सकता है, रिजर्व्ड प्राइस। रिजर्व्ड प्राइस क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस जिससे नीचे की बोली नहीं लगाई जा सकती। तो इंस्टेड ऑफ आप पहली बिड लगाकर वो प्राइस तय करो, आप खुद ही पैसे ही बिड में क्या करवा दो, तय करवा दो। ऑक्शनर ही बोल दे सामने से कि बिड इतने से ऊपर की लगनी चाहिए, तो इस प्राइस को बेटा क्या बोला जाता है, रिजर्व्ड प्राइस। तो ये जल्दी आपके पास पेपर में कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्शन सेल क्या होता है और सेल्स ऑफ गुड्स साइड में ऑक्शन सेल के क्या क्या रूल बताए गए हैं, वो रूल बताइए। 6 पॉइंट है बेटा, ये रूल आपको बताने हैं, 6 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपको बना दिए। ठीक है जी, आखिरी बात 64A। 64A क्या कहता है, वो कहता है जी मान लीजिए एक सेलर ने गुड्स बायर को बेचे, मान लीजिए 100 रुपए के बेचे, और ये 100 रुपए का बिल बना के दिया, और इसके ऊपर लेटेस्ट से बेटा 18% के हिसाब से 18 रुपए का जीएसटी लगाकर 118 रुपए बिल हो गए। ये बिल एग्रीमेंट टू सेल है, इसकी शायद पेमेंट भी आगे होनी है, 3 महीने बाद बेटा ये बिल पे होना था।
इन 3 महीने के दौरान 2 काम हो सकते हैं बेटा, ये जीएसटी बढ़कर 20 हो गया, ये जीएसटी घटकर 16 हो गया। क्या इस दौरान अगर आपके टैक्सेशन में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इस इंक्रीज का बर्डन बायर पर जाएगा और डिक्रीज का बेनिफिट बायर उठाएगा? लॉ कहता है यस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कहते हो कि नहीं बिल एक बार बन गया उसके बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ नहीं कहते हो तो 64A क्या कहता है? इंक्रीज का बर्डन बायर को भुगतना पड़ेगा, डिक्रीज का बेनिफिट भी कौन उठाएगा? बायर उठाएगा। तो बाद लिखा है द बायर वुड हैव टू पे इंक्रीज्ड प्राइस where the tax increases and may derive benefit of reduction of taxes if they are curtailed. Thus, the seller may add the increased taxes in the price. The effect of this provision can, however, be excluded by an agreement to contrary. In other words, it is open to the parties to stipulate anything in respect of taxation. Parties खुद एग्री कर सकती हैं, लेकिन जब तक वो कुछ एग्री नहीं करती, बर्डन पास ऑन होता है, बेनिफिट भी इसका कमाया जाता है। और आखिर में बेटा दिए हुए हैं इसके अंदर 3 डिफरेंस। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस है। एक में सर प्रॉपर्टी इमीडिएटली पास हो जाती है, एक में फ्यूचर डेट पे होती है। एक में ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, यहाँ पर क्या है? एग्जीक्यूटरी है। यहाँ पर सर फिर वो वाली बातें होगी, क्योंकि यहाँ पर रेमेडीज क्या है सर? यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी है, मैं स्यू करूंगा बायर को किसके लिए? प्राइस के लिए। यहाँ पर किसके लिए कर सकता हूँ? डैमेजेस के लिए। रिस्क वाली बात, अब बेटा क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, रिस्क किसका है? बायर का है। यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, रिस्क किसका है? सेलर का। इसकी दूसरी बात में अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, द सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर, लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ राइट्स, बेटा जब आप सेल कर देते हो बायर के पास जस्ट इन रेम आ जाता है। जस्ट इन रेम मतलब राइट्स अगेंस्ट होल वर्ल्ड। अब उन गुड्स को कोई भी कुछ करेगा वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? सूट फाइल करेगा। लेकिन अभी सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो बायर को बेटा बस एक ही अधिकार मिला है सेलर के अगेंस्ट, कि अगर सेलर उसे गुड्स नहीं बेचेगा तो वो एग्रीमेंट तोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट क्या करेगा? सूट फाइल करेगा। लेकिन किसी और व्यक्ति ने बेटा उस टेबल को जिसके आपने अभी तक परचेज ही नहीं करी, उसको नुकसान पहुंचा दिया, आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर लोगे? नहीं। तो आपको एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ क्या देता है? जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम मतलब किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट अधिकार, राइट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो सेल एक बायर को पूरी दुनिया के अगेंस्ट अधिकार दे देती है, एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ किसके अगेंस्ट अधिकार देती है? आपको अपने सेलर के अगेंस्ट अधिकार देती है। देन क्या यहां पर सेलर दोबारा बेच सकता है? नहीं, क्योंकि वो रीसेल कर, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। क्या यहां पर सेलर दोबारा बेच सकता है? यस, बिकॉज ओनरशिप आज भी उसके पास है। इंपॉर्टेंट बात, बेटा सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, एक गुड्स वो बेच चुका था, आज भी उसके पास पड़ा है। क्या ऑफिशियल रिसीवर बेच पाएगा उन गुड्स को? नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? बायर की है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, प्रॉपर्टी आज भी किसकी है? सेलर की है। क्या ऑफिशियल रिसीवर बेचेगा उसे? यस। ऐसी बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, सेल हो गई है, प्रॉपर्टी किसकी है? बायर की है। भले पड़ी कहां हुई है? सेलर के पास। क्या ऑफिशियल रिसीवर उठा लाएगा? यस। लेकिन अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है सिर्फ, और बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बायर के पास उन गुड्स के ऊपर कोई अधिकार आ गए? नहीं। क्या ऑफिशियल रिसीवर कुछ ले सकता है? नहीं। सिंपल सी कहानी है बेटा, आपका ऑफिशियल रिसीवर उन चीजों को एक्वायर कर सकता है जिनके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है। और सेल में क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर के पास चली गई है, तो आपके सेलर का ऑफिशियल जो रिसीवर है वो उन गुड्स को हाथ भी नहीं लगा सकता। और ऐसे ही अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ है तो सेल के केस में क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास आ चुकी है, बायर का ऑफिशियल रिसीवर जाकर क्या कर सकता है? गुड्स को एक्वायर कर सकता है। देन एक छोटा सा डिफरेंस पहले सेल एंड बेलमेंट का। सेल क्या होता है बेटा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। बेलमेंट क्या होती है? जब पोसेशन ट्रांसफर की जाती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे रिपेयर कराने के लिए, सेफ कस्टडी के लिए। इन जगहों पे खासियत क्या होती है? सर केवल पोसेशन जाती है, प्रॉपर्टी नहीं जाती। दूसरी खासियत सर, सेल में ना गुड्स वापस नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। बेलमेंट में हमेशा गुड्स क्या होते हैं? वापस होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए जाते हैं, पर्पस पूरा होने पे गुड्स क्या करने पड़ते हैं? वापस देने पड़ते हैं। तीसरी बात, सेल हमेशा बेटा कंसिडरेशन के लिए होती है। बेलमेंट ग्रेचुइटस भी हो सकती है, बेलमेंट नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकती है। आप अपने दोस्त को उधार दो, वो भी बेलमेंट है। आप किराए पे अपनी गाड़ी दो, वो भी क्या है? बेलमेंट है। तो कंसिडरेशन के लिए भी हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। और एक लास्ट टॉपिक बेटा इसमें हमने कवर करना है, सेल और हायर परचेज में डिफरेंस। मैंने आपको बताया था बेटा, एक महंगी प्रॉपर्टी के ना 2 तरीके थे। आपने 12 लाख की एक मशीन खरीदनी है,
एक तरीका यह है बेटा मशीन खरीद लो और उसको 1-1 लाख की 12 किस्तों में पे कर दो। दूसरा तरीका यह है कि उस मशीन को 1-1 लाख की 12 किस्तों पर हायर परचेज पे ले लो, किराए पे ले लो, विद एन ऑप्शन कि 12 महीने बाद मैं चाहूंगा तो एक छोटा सा अमाउंट लेके इसको परचेज कर लूंगा। दोनों में बेनिफिट क्या है सर? पहले में सब सेल आप कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो आपके पास उसी क्षण प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि जब आप हायर परचेज करते हो तो 12 महीने तक आप बेली बनते हो, आप किराएदार बनते हो, और उसके बाद आपके पास जाकर क्या आती है? प्रॉपर्टी आती है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि सर एज हायर परचेजर अगर मैंने सेल की होती तो मुझे अगर 2 महीने बाद वो गुड्स पसंद ना आते तो मैं वापस नहीं कर सकता था। हायर परचेज में अगर मुझे 2 महीने बाद लगे कि नई मशीन अच्छी नहीं है, मैं अगले महीने किराया देना बंद कर दूंगा, वो गुड्स क्या हो जाएंगे? वापस हो जाएंगे। आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें बेटा, उसको भी किस्त में बेचने में ज्यादा रिस्क लगता है। मान लीजिए आपने फोन किस्त पे खरीदा और 3 दिन बाद, 3 किस्तों के बाद आप इंसॉल्वेंट हो गए, क्या कर लेगा सेलर? कुछ नहीं, गुड्स ले सकता है आपसे? नहीं ले सकता। हद से हद क्या करेगा? ऑफिशियल लाइन में लगेगा, आपकी किस्त पे पैसे लेगा। लेकिन अगर हायर परचेज पे बेचा होता उसने, वो अगले दिन सामान उठाकर ले जाता। तो दोनों साइड से क्या रहती है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको बोलते हैं बेटा हायर परचेज की कहानी। तो हायर परचेज मुद्दे की कहानी क्या है? सेल के केस में द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। हाँ, भले किस्तों में पैसे दोगे। यहां पर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द हायरर यानी कि हायर परचेजर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पोजीशन बायर की क्या है? वो ओनर है। यहाँ पर बेटा हायर परचेजर की पोजीशन क्या है? वो क्या है? बेली है, जब तक आखिरी किस्त नहीं दे सकता। बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता ये कहकर के गुड्स पसंद नहीं आए। यहां पर बेटा हायर परचेजर क्या कर सकता है? किराए का गुड्स है, जब पसंद नहीं है अगले महीने का क्या मत भरो? किराया मत भरो, गुड्स वापस। अच्छा, इंसॉल्वेंसी का रिस्क। यहां पर बेटा इंसॉल्वेंसी का रिस्क कौन भुगतता है? सेलर। कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, नुकसान किसे भुगतना पड़ेगा? सेलर को। लेकिन अगर हायर परचेजर में हायर परचेज में आपका हायर परचेजर इंसॉल्वेंट हो गया तो हायर सेलर को कोई रिस्क नहीं है, वो अपने गुड्स क्या ले जाएगा? वापस ले जाएगा। देन अगली बात, क्या इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नहीं सर। यहां पर अगर आप बात करें तो बायर कैन नॉट पास अ बोनाफाइड टाइटल, कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर, बिकॉज वो सेल में गुड्स लेके आया है, वो आगे बेच सकता है। हायर परचेजर ने बेटा उठाकर आपने उधार का सामान आगे बिकवा दिया? नहीं। वही बात द्वारा लिखी हुई है, रीसेल। द बायर इन अ सेल कैन रीसेल द गुड्स, अ हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स अंटिल उसने क्या करी है? सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं। तो 3 डिफरेंसेस में कवर करने थे हमें, सेल एग्रीमेंट टू सेल का, सेल और बेलमेंट का, और सेल और हायर परचेज का। बेटा यहाँ कौन सी सेल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं हायर परचेज को? किस्तों वाली सेल से, जहां पर प्राइस किस में पे करना है? किस्त में। उसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? जहां आपने हायर परचेज में किस्त भरनी है, लेकिन वो किस्त प्राइस की किस्त नहीं है, वो किसकी किस्त है? वो किराया है। तो यहां पर किराया होता है, यहां वो आपकी क्या होती है? किस्त होती है। और किस्त में और किराए में अंतर ही क्या है? किस्त उस चीज की भरी जाती है बेटा जिसकी प्रॉपर्टी आपके पास होती है, किराया उस चीज का भरा जाता है जिसकी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होती है। तो 2 अल्टरनेट मॉडल है एक महंगी चीज को खरीदने के। ठीक है जी, ये आपके पास तरीका हो गया बेटा पूरा का पूरा। विद दैट सेल्स ऑफ गुड्स एट कंप्लीट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एट में अगर हम बात करें बेटा 6 टॉपिक के अंदर में इसको डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन कवर करी हमने इसकी, कंडीशंस एंड वारंटीज का कंसेप्ट कवर किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल का कंसेप्ट कवर किया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 31 से लेकर 44 का कंसेप्ट कवर किया, अनपेड सेलर कवर किया है, देन 2 हमने मिसलेनियस टॉपिक कवर किए हैं, एक ऑक्शन सेल का टॉपिक, और लास्ट में कौन सा कवर किया है हमने? टैक्सेशन का, कि इंक्रीज और डिक्रीज का जनरली बर्डन पास ऑन भी किया जाता है और उसका बेनिफिट भी रिसीव पहले बायर को दिया जाता है जब तक अनलेस अदरवाइज एग्रीड ना हो। 3 बेटा इसके अंदर हमने डिफरेंसेस कवर किए हैं, इसको इंट्रोडक्शन का पार्ट ही मान सकते हैं। इंट्रो में आपके पास 3 डिफरेंस हैं। एक हमारा यहाँ पे डिफरेंस है एग्रीमेंट टू सेल और सेल में, एक हमारा यहाँ डिफरेंस है सेल और बेलमेंट में, एक हमारा यहाँ डिफरेंस है सेल और हायर परचेज। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका पूरा टॉपिक है। 21 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स ईच के। ठीक है जी, चलिए विद दैट सेल्स ऑफ गुड्स एट कंप्लीट।